वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम, या इस टॉपिक को ऐसे ही बोल सकते हैं मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो इन अ कंडक्टर, यानी कंडक्टर के अंदर जो करंट का फ्लो होता है उसका क्या मैकेनिज्म है, वो किस तरीके से फ्लो करता है। क्लियर है? आज हम वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझेंगे, यानी मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो इन अ कंडक्टर। नंबर 1, मेटल्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नियरली 10 टू द पावर 28 पर क्यूबिक मीटर। अब हम सब जानते हैं कि जो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, वो कौन होते हैं? मेटल्स होते हैं। मेटल्स हमारे गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो सबसे पहली बात मेटल की गई है। नंबर 1 पॉइंट है कि जो मेटल होता है उसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि करंट को फ्लो करने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि करंट की डेफिनेशन ही ये है कि चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। तो फ्लो ऑफ चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना ही करंट ज्यादा होगा। फ्लो ऑफ चार्ज ज्यादा कब होगा? जब ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इन्होंने बोला है कि मेटल्स के पास लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं नियरली 10 टू द पावर 28 पर क्यूबिक मीटर, यानी 1 क्यूबिक मीटर में, यानी 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में 10 टू द पावर 28 अराउंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर है? मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ना नोटबुक लेके बैठो और नोट साथ के साथ बनाते चलो। नंबर 1 पॉइंट क्लियर है कि भाई मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है। नंबर 2 आगे, in the absence of any electric field these electrons are in state of continuous random motion due to the thermal energy। यानी कि कोई एक कंडक्टर है, ठीक है, कोई भी एक कंडक्टर है। अब हमने बात की कि भाई ये कंडक्टर किसका बना हुआ है? मेटल का बना हुआ है। ये कंडक्टर किसका बना है? मेटल का। अब इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मान लिया क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो बोल रहा है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यानी ये बैटरी से कनेक्ट नहीं है, किसी भी सेल से कनेक्ट नहीं है, किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इस कंडक्टर को नहीं रखा गया है, तो इसके इलेक्ट्रॉन रैंडम डायरेक्शन में होते हैं। कैसे होते हैं? रैंडम, मतलब कहीं भी किधर भी मूव कर रहे होते हैं, कोई डायरेक्शन नहीं है, रैंडम डायरेक्शन में इधर उधर इधर उधर इधर हो रहे होते हैं। कब? इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वही लिखा है कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक फील्ड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर इन स्टेट ऑफ कॉन्टिन्यूअस रैंडम मोशन ड्यू टू द थर्मल एनर्जी, ड्यू टू द हीट एनर्जी, यानी हीट एनर्जी की वजह से इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रैंडम डिफरेंट 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 डायरेक्शंस में मूव करते रहते हैं। आगे, एट रूम टेम्परेचर दे मूव विद वेलोसिटी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकंड। इन्होंने वेलोसिटी का भी आइडिया दे दिया कि अगर हम रूम टेम्परेचर पे बात करें, क्योंकि भाई टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी बढ़ेगी, तो ये कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन है, इसकी बात हो रही है कहां पर? रूम टेम्परेचर में। कहां पर? रूम टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने के साथ स्पीड भी बढ़ती है, वेलोसिटी बढ़ती है। तो रूम टेम्परेचर में इन्होंने बोला है जो ये इलेक्ट्रॉन है ना, इनकी वेलोसिटी होती है अराउंड 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड। कितनी होती है? 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई? यानी कि जो आपके इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द थर्मल एनर्जी विदाउट एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, या कह लो इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, भाग रहे हैं, उनकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है? 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है मेरे भाई? ठीक है, आगे बोल रहा है हाउएवर दीज वेलोसिटी आर डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन, यानी कि जो ये वेलोसिटी है आपकी वो डिस्ट्रीब्यूट है ऑल डायरेक्शन में, क्योंकि 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकंड ऐसा तो नहीं है कि भैया एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रही है, कहीं भी इन डिफरेंट डायरेक्शन, ऑल डायरेक्शन। क्लियर है? अभी हमने कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस कंडक्टर को नहीं दिया है, तो आपके माइंड में क्लियर हो गया कि भाई जब भी कोई कंडक्टर होगा मेटल का, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, मूव कर रहे होंगे, रैंडम डायरेक्शन में होंगे, और स्पीड रूम टेम्परेचर की बात करें, जो रूम टेम्परेचर होता है उस पर 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड पर होंगे। क्लियर है? नोट करना हो नोट कर लो, साइड से हो जा रहा हूं, आगे बढ़ता हूं। आगे बढ़ते हैं। देयर इज नो प्रिफर्ड डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी कोई भी प्रिफर्ड डायरेक्शन ऑफ मोशन नहीं होती, क्योंकि वो ऑल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, रैंडम। कैसे? रैंडम। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। ऑन द एवरेज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रेवलिंग इन एनी डायरेक्शन, ये कह रहे हैं कि एक एवरेज मान लो जितने भी इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सेम उतने ही इलेक्ट्रॉन दूसरे डायरेक्शन में मूव कर रहे होते, तो क्या होगा? चार्ज ऐड होगा तो जीरो। ठीक है, क्लियर है? तो विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रेवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। उन्होंने कहा है कि मोटा मोटा ऐसे कह लो कि इलेक्ट्रॉन डिफरेंट डायरेक्शन में तो मूव कर रहे हैं, पर ऐसा भी माना जाता है ऑन एवरेज जितने इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में उतने इलेक्ट्रॉन अपोजिट में, जितने भी इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में उतने अपोजिट में, जितने इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में उतने इलेक्ट्रॉन अपोजिट में, यानी इतना रैंडम मोशन हो जाता है कि अपोजिट में भी उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं जितने उसके अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो वही बात इन्होंने बोली है कि on the average the number of electron traveling in any direction will be equal to the number of electron traveling in opposite direction। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। अब उनकी इनिशियल वेलोसिटी को मान लेते हैं, जो इनिशियल वेलोसिटी थी ना 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकंड, उसको मान लेते हैं u1। मान लो इनिशियली u1 मीटर पर सेकंड से भाग रहे हैं उधर। देखो इफ u1 वेक्टर, u2 वेक्टर, un वेक्टर आर द रैंडम वेलोसिटी ऑफ n फ्री इलेक्ट्रॉन, हमने मान लिया n फ्री इलेक्ट्रॉन है, एक होंगे नहीं, दो होंगे नहीं, तीन होंगे नहीं, चार होंगे नहीं, कितने होंगे भाई पता नहीं, लाखों करोड़ों होंगे, क्योंकि 10 टू द पावर 28 तो पर क्यूबिक मीटर में थे भैया, काउंटिंग ही नहीं आती थी तो मुझे भी कि 10 टू द पावर 28 एक क्यूबिक मीटर में इलेक्ट्रॉन बता पाऊं मैं, तो समझ लो मान लिया n इलेक्ट्रॉन, n रैंडम
एन हमने कोई भी जनरल टर्म मान लिया कि भैया एन इलेक्ट्रॉन है टोटल, ठीक है। तो पहले वाले इलेक्ट्रॉन की मान ली u1 वेलोसिटी, दूसरे वाले की u2, तीसरे वाले की u3, चौथे वाले की u4, पांचवें वाले की u5, ऐसे 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 आगे बढ़ते जाएंगे तो एन वाले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी होगी un। तो ये आपकी हो गई u1 u2 un आर द रैंडम वेलोसिटी ऑफ एन फ्री इलेक्ट्रॉन, देन एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी? तो एवरेज वेलोसिटी निकालने का तरीका क्या होता है? किसी भी चीज का एवरेज क्या होता है? जितनी क्वांटिटी है, जितने नंबर है उनको ऐड कर दो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, ठीक है। ऐड करते हैं तो हमने मान लिया एवरेज वेलोसिटी को u वेक्टर, क्या मान लिया? ये क्या है हमारी एवरेज वेलोसिटी। और ये एवरेज वेलोसिटी कौन सी वाली है? जो थर्मल एनर्जी की वजह से ड्यू टू द थर्मल एनर्जी। तो u वेलोसिटी क्या होगा? u1 वेक्टर प्लस u2 वेक्टर प्लस u3 वेक्टर प्लस u4 वेक्टर डॉट 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 un डिवाइडेड बाय n। अब हमने क्या बात की थी अभी कि भैया इतना ज्यादा इनका अपोजिट डायरेक्शन में मोशन हो रहा है कि जो एवरेज वेलोसिटी वो कितनी हो जाती है? जीरो। एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाती है? जीरो, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी में क्या है? एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में अपोजिट, ठीक है। डायरेक्शन अपोजिट है तो एवरेज वेलोसिटी आपकी आ गई जीरो। तो इसे याद रखना इक्वेशन 1, इससे कहीं आगे हम यूज कर सकते हैं आगे। thus देयर इज नो नेट फ्लो ऑफ चार्ज इन एनी डायरेक्शन, यानी कि यहां से तो कंक्लूजन ये निकल गया कि नेट फ्लो ऑफ चार्ज किसी डायरेक्शन में हो नहीं पाता, क्योंकि जितना चार्ज इधर गया उतना ही चार्ज इधर गया, कैंसिल हो गया। ना चार्ज इधर गया ना इधर गया, जितना चार्ज इधर गया उतना चार्ज इधर गया, कैंसिल हो गया, नेट चार्ज फिर से जीरो हो गया। तो कहने का मतलब है चार्ज तो बहुत है, बट देखा जाए एक्चुअल में तो किसी भी डायरेक्शन में कोई भी चार्ज ही नहीं है, किसी डायरेक्शन में कोई फ्लो ऑफ चार्ज ही नहीं है। देयर इज नो नेट फ्लो ऑफ चार्ज इन एनी डायरेक्शन। यानी कि ये कहानी थी आपकी जब तक आपने सेल या बैटरी अपने कंडक्टर से नहीं लगाया। क्लियर है? यहां तक कहानी पूरी समझ में आ गई? नोट करना, नोट कर लो वीडियो पॉज करके, ठीक है। यानी कि इस कहानी के अंदर हमारे सेल लगा नहीं है, अभी बैटरी लगी नहीं है, नॉर्मल कंडक्टर है। इसके अंदर हमने स्टडी करी है हमने कि भैया चार्ज है, क्योंकि हमसे बोला गया था फ्लो ऑफ चार्ज होता है इलेक्ट्रिक करंट, तो भैया चार्ज तो फ्लो भी कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट क्यों नहीं है? क्योंकि चार्ज फ्लो कर रहा है ऐसा दिख रहा है, पर एक्चुअल में कोई फ्लो ऑफ चार्ज ही नहीं है। क्यों नहीं है? जितना चार्ज इधर जाता है उतना चार्ज इधर जाता है, एवरेज चार्ज जीरो हो जाता है। तो एक्चुअल में कहीं फ्लो ऑफ चार्ज हो ही नहीं रहा किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो कहां से इलेक्ट्रिक करंट आए? तो इसीलिए नॉर्मल कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट नहीं आ रहा, जैसे सेल या बैटरी लगाओगे करंट आ जाएगा। तो अब स्टडी करेंगे भैया सेल और बैटरी लगा देंगे तो ऐसा क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगा। तो बात करेंगे आगे। इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर, अब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया एक्सटर्नल, ठीक है। ये आपका कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर है, आपने यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया ई वेक्टर, ठीक है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लग गया। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अब अप्लाई हो गया। अब क्या होगा? अब जो इसके अंदर रैंडम मोशन हो रहा था अब देखेंगे क्या होगा। तो इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड ई वेक्टर ईच इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस द फोर्स ई वेक्टर। आप लोगों को फॉर्मूला पता है कि एफ इक्वल्स टू क्या होता था? एफ इक्वल्स टू होता था क्यू ई। याद है कि नहीं है? ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखो तो एफ इक्वल्स टू कितना हो गया? एक इलेक्ट्रॉन माइनस ई और इलेक्ट्रिक फील्ड ई, और माइनस ऐसे लग गया क्योंकि जो फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा, ठीक है। तो एफ इक्वल्स टू माइनस ई, तो वही बोला है कि जो फोर्स एक्सपीरियंस होगी वो होगी माइनस ई, यानी जो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है, और ई वेक्टर यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई किया हुआ है इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर। जो फोर्स लगेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। ऐसा क्यों बोला? देखो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा होता है जो हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, लेकिन ये कैसे है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। तो क्या होगा भाई? इधर अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि इधर पॉजिटिव होगा और इधर हमारा क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लग रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा लग रहा है इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस तरफ लग रहा है। तो इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेंगे? पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे, यानी अपोजिट होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो अब इनका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो जाएगा सबका, जो रैंडम मोशन में थे अब वो रैंडम मोशन में ना होके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आने लगे इस तरफ। और ये डायरेक्शन क्या है? अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है और आपके इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में आ रहे हैं। पहली बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो आगे बोला एन इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव चार्ज एंड अंडरगो एन एक्सीलरेशन ए वेक्टर गिवन बाय, यानी कि जब किसी भी इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगी तो उस पर एक्सीलरेशन होगा। बिल्कुल सही बात है। एक्सीलरेशन कितना होगा? फोर्स पर मास होता है, फोर्स पर यूनिट मास। एफ इक्वल्स टू एम ए, फॉर्मूला ये तो पढ़ा है ना भैया, 9 से लेके पढ़ते आ रहे हैं। एफ इक्वल्स टू एम ए, तो ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एफ अपॉन एम, और फोर्स कितनी है? माइनस ई अपॉन ई, तो माइनस ई ई वेक्टर, फोर्स कितनी है? माइनस ई ई वेक्टर बाई एम। तो ये आपका हो गया एक्सीलरेशन, जो कि एक इलेक्ट्रॉन का होगा। बात क्लियर है मेरे भाई? यानी एक इलेक्ट्रॉन का जो एक्सीलरेशन होगा कब? जब फोर्स अप्लाई होगी, और एक्सीलरेशन किधर हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। अब देखेंगे एक्सीलरेशन कैसे होगा, ठीक है। यहां तक बिल्कुल क्लियर है। तो ए वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ई ई वेक्टर अपॉन एम, वेयर ई इलेक्ट्रॉन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने अप्लाई किया, एम मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन हो गया। आगे बढ़ू। एज द इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट दे फ्रीक्वेंटली कोलाइड विद द पॉजिटिव मेटल आयंस और अदर इलेक्ट्रॉन ऑफ द मेटल। अब सीधी सी बात है कि भैया इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो ऐसा तो नहीं है सिर्फ अंदर इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव चार्ज भी है, प्रोटॉन भी है, न्यूक्लियस भी है, ठीक है। तो अब क्या होगा? जब इलेक्ट्रॉन भाई एक्सीलरेट करके भक्कर जाएगा तो बीच में और दूसरा इलेक्ट्रॉन भी आ सकता है टकराने के लिए, कोई दूसरा पॉजिटिव चार्ज भी आ सकता है टकराने के लिए। तो क्या होगा? ये बार बार एक्सीलरेट होगा, टकराएगा, रुक जाएगा, फिर एक्सीलरेट होगा, फिर टकराएगा, रुक जाएगा, क्योंकि भैया भीड़ बहुत है अंदर, बहुत सारे चार्ज पार्टिकल हैं, बहुत सारे चार्ज कैरियर्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से तो जा नहीं पाएगा एक्सीलरेट होके। तो आगे की कहानी क्या है कि एज द इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट दे फ्रीक्वेंटली कोलाइड विद द पॉजिटिव मेटल आयन और अदर इलेक्ट्रॉन ऑफ द मेटल
बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन, यानी पहला वाला टकराया और फिर टकराने के बाद दूसरा वाला, तो बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन एन इलेक्ट्रॉन गेन अ वेलोसिटी कंपोनेंट इन एडिशन टू द रैंडम वेलोसिटी इन अ डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई। यानी कि कहने का मतलब है कि पहले तो सिर्फ और सिर्फ थर्मल एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था, अब फोर्स भी अप्लाई कर दी, एक्सीलरेशन होगा, वेलोसिटी और बढ़ जाएगी। तो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन अ वेलोसिटी कंपोनेंट, भैया इलेक्ट्रॉन पे और ज्यादा वेलोसिटी कंपोनेंट मिल जाएगा। पहले तो थर्मल एनर्जी की वजह से थर्मल वेलोसिटी थी, अब इन एडिशन टू इट्स रैंडम वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अब उससे एक और वेलोसिटी कंपोनेंट मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, जो फोर्स लग रही है वो वाला। क्लियर है? यानी कि भैया अब तो जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो और ज्यादा तेजी से भागना शुरू कर देगा। पहले तो रैंडम थर्मल मोशन था, अब तो और ज्यादा तेजी से भागेगा। क्यों? क्योंकि भैया अब तो एक्सीलरेशन होने लगा, उसमें फोर्स लगी। आगे बात करेंगे। However, the gain in velocity lasts for a short time, यानी कि इन्होंने बोला कि जो वेलोसिटी में गेन होगा वो सही बात है, एक इलेक्ट्रॉन है थर्मल वेलोसिटी से चल रहा था, फोर्स लगी, एक्सीलरेट हुआ, तेज चला, लेकिन जैसे ही आगे तेज चलेगा कोई ना कोई मिल जाएगा, टकरा जाएगा, तो बहुत छोटे समय के लिए स्पीड बढ़ेगी, फिर टकरा के फिर रुक जाएगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर टकरा फिर रुक जाएगा। तो समझ रहे हो ना कहानी क्या होगी कि भाई बहुत छोटे टाइम के लिए वेलोसिटी बढ़ेगी। ऐसा नहीं एक बार एक्सीलरेट हो गया हूं करके पूरा निकल गया, नहीं, क्योंकि इतना जाने में तो भैया बीच में लाखों मिल जाएंगे इलेक्ट्रॉन, लाखों करोड़ों तो छोड़ो यार, गिनती नहीं है, 10⁻28 था एक क्यूबिक मीटर में, याद है ना, जाने कितने मिलेंगे। तो भाई सीधी सी बात है, बहुत छोटी सी देर के लिए बढ़ेगी स्पीड, फिर कम हो जाएगी क्योंकि वे टकरा जाएगा। तो बोल रहा है कि हाउएवर द गेन इन वेलोसिटी लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम एंड इज लॉस्ट इन द नेक्स्ट कॉलिजन, और खत्म हो जाएगी अगले कॉलिजन में। वेलोसिटी बढ़ी, टकराया, खत्म, फिर वेलोसिटी बढ़ी, फिर टकराया, फिर खत्म, फिर वेलोसिटी बढ़ी, फिर टकराया, खत्म। यानी कि वेलोसिटी तो बढ़ रही है पर बढ़ नहीं पा रही है। क्यों नहीं बढ़ पा रही है? ये टकरा रहा है इतने लोगों से, इतने इलेक्ट्रॉन बीच में आ रहे हैं, इतना पॉजिटिव चार्ज बीच में आ रहा है। तो इन्होंने बोला एट ईच कॉलिजन द इलेक्ट्रॉन स्टार्ट अ फ्रेश विद अ रैंडम थर्मल वेलोसिटी, यानी कि टकराने के बाद फिर से वो रैंडम थर्मल वेलोसिटी से फिर से स्टार्ट करेगा, और ये कहानी उसकी चलती ही रहेगी इलेक्ट्रॉन की। तो अब क्या होगा आगे ध्यान से समझते हैं। इफ एन इलेक्ट्रॉन हैविंग रैंडम थर्मल वेलोसिटी u1, मान लो कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी अभी रैंडम थर्मल वेलोसिटी u1 वेक्टर है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया, तब मान लो u1 वेक्टर उसकी थर्मल वेलोसिटी है। और थर्मल वेलोसिटी बोल रहा हूं तो तुम्हारे दिमाग में अपने आप आ जाना चाहिए कि ड्यू टू द थर्मल एनर्जी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द थर्मल एनर्जी। ठीक है भाई, u1 वेक्टर एक्सेलरेट हुआ फॉर टाइम τ1, टाउ, इसे टाउ बोलते हैं, ठीक है। हमने मान लिया छोटे से टाइम इंटरवल के लिए एक्सीलरेट हुआ, उससे मैंने बोला τ1 बिफोर इट सफर नेक्स्ट कॉलिजन, अभी दूसरे कॉलिजन से टकराया नहीं है। यानी आप समझ लो अभी ये कहानी अलग है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन पर अभी u1 थर्मल वेलोसिटी है, मान लो नेक्स्ट कॉलिजन यहां पर है, हालांकि कितना दूर होता नहीं है पर मैं मान लेता हूं कितना दूर है। अब इलेक्ट्रॉन पर अभी u1 वेलोसिटी है, थर्मल वेलोसिटी, तो अब एक्सीलरेट होगा, अभी कॉलिजन हुआ नहीं है, नेक्स्ट कॉलिजन यहां पर है, मैंने बोला ना नेक्स्ट कॉलिजन यहां पर है। तो u1 थर्मल वेलोसिटी है, τ1 के लिए यहां तक आएगा, भैया बीच में तो एक्सीलरेशन होगा ना, कहानी ये थी ना, एक्सीलरेशन तो होगा लेकिन नेक्स्ट कॉलिजन पर टकरा जाएगा। तो अभी कहानी हम मान के चलते हैं नेक्स्ट कॉलिजन तक वेलोसिटी कितनी होगी वो तो पता करें कम से कम, तो वो कितना करी तो कितना आएगा, हम जानते हैं, हमने 9th पढ़ा था, v कष्ट होता है u + at, याद है कि नहीं, कितने लोगों को याद है भैया, न्यूटन लॉ ऑफ न्यूटन की जो इक्वेशन थी, v = u + at, v² = u² + 2as, s² = u² + s = ut + ½ at², याद है ना, वो याद होनी चाहिए। तो v कष्ट होता है u + at, फॉर्मूला पुट किया, तो जो वेलोसिटी अटेन करेगा, यानी मान ली v1, ये कब है, जब वो विद थर्मल वेलोसिटी फोर्स की वजह से एक्सीलरेट हो गया v1, u1 इनिशियल वेलोसिटी जो उसकी थर्मल वेलोसिटी थी, a जो एक्सीलरेशन हुआ τ1 जितना उसे बहुत टाइम लगा। यानी ये तो कहानी हो गई सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ने जो वेलोसिटी अटेन की। क्लियर है? अब कह रहा है सिमिलरली, हम तो मान के चल रहे हैं ये वाली कहानी एंड नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए, तो द वेलोसिटी ऑफ द अदर इलेक्ट्रॉन विल बी, तो इसी तरीके से जो बाकी के इलेक्ट्रॉन है वो भी वेलोसिटी गेन करेंगे, जैसे v2 जिसकी उसकी u2 जो उसकी थर्मल वेलोसिटी होगी, प्लस जो एक्सीलरेशन हुआ τ2 जितना भी टाइम लेगा, v3 जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी u3 a, यानी जो एक्सीलरेशन हुआ τ3 पता नहीं कितना टाइम लेगा नेक्स्ट कॉलिजन होने में, नेक्स्ट सक्सेसिव कॉलिजन होने में। तो इस तरीके से v1 v2 v3 v4 v5 v6 ऐसे निकालते जाएंगे कहां तक, vn तक। तो इस तरीके से हमारा vn कितना आ जाएगा, जो nth इलेक्ट्रॉन है उसकी जो वेलोसिटी आएगी वो कितनी आएगी, जो इनिशियल वेलोसिटी है un प्लस जो उसमें एक्सीलरेशन हुआ और τ1 जितना भी उसे टाइम लगा नेक्स्ट वाले कॉलिजन तक होने में। क्लियर है? तो ये आपकी हो गई क्या, वेलोसिटी अटेन बाय ईच इलेक्ट्रॉन आफ्टर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद जो वेलोसिटी अटेन की हर इलेक्ट्रॉन ने। ठीक है, तो हमने निकाल ली कि ये इनिशियल वेलोसिटी इतनी थी, थर्मल वेलोसिटी, ए एक्सीलरेशन हुआ, टाइम जो लगा वो τ1 τ2 τ3 जो लग रहा है जिनको, उसके हिसाब से बिल्कुल क्लियर है, नोट करना नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात आती है कि एवरेज वेलोसिटी vd ऑफ ऑल एन इलेक्ट्रॉन विल बी, तो जो एवरेज वेलोसिटी होगी,
तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते ही इस चीज को है कि जो एवरेज वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की होती है, जो इलेक्ट्रॉन की जो एवरेज वेलोसिटी होती है उसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, एक इलेक्ट्रॉन भग रहा था v1 वेक्टर से, दूसरा v2 से, तीसरा v3 से, चौथा v4 से, डॉट 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 डॉट, जो n वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो भाग रहा होगा v वेलोसिटी vn डिवाइडेड बाई n। यानी जब इसका एवरेज निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगी एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की, कि भैया इलेक्ट्रॉन लगभग लगभग इस वेलोसिटी से भाग रहे हैं, क्योंकि v1 अलग वेलोसिटी है, v2 अलग वेलोसिटी है, थर्ड इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी अलग है, फोर्थ इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी अलग है। तो भैया ऐसे कैसे क्लियर हो पाएगा, तो एक एवरेज निकाल देते हैं भैया, लगभग लगभग हर इलेक्ट्रॉन इतनी वेलोसिटी से भागा करता है। जब आप एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर देते हैं तो उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतनी होती है। क्लियर है, यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा आई होप। अब वैल्यू पुट कर दो। अभी अभी आपने पढ़ा कि भैया v1 वेक्टर इक्वल टू क्या था, u1 वेक्टर प्लस a टाउ 1 वेक्टर, v2 कितना था, u2 वेक्टर प्लस a टाउ 2 वेक्टर था कि नहीं था, v3 कितना था, u3 यानी इनिशियल वेलोसिटी प्लस a टाउ 3, पुट कर दो ना, v1 u1 प्लस a टाउ 1, v2 u2 प्लस a टाउ 2 प्लस डॉट 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 vn यानी un प्लस a टाउ 1 डिवाइडेड बाई n। इससे इस स्टेप पे आने में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। क्लियर है मेरे भाई, ठीक है आगे बढ़ता हूं। अब एक बात बताओ, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 इन्हें अलग लिख लूं, u1 वेक्टर प्लस u2 वेक्टर से अलग लिख लूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक n मैंने इन्हें दे दिया, भैया अलग अलग हो सकता है ना, ये बात तो पता है ना कि 5 प्लस 3/2 है, 5 प्लस 3/2 है। अगर किसी की इच्छा है तो वो इसको ऐसे भी तोड़ लग सकता है ना भैया, 5/2 प्लस 3/2, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है कि 2 अपने अपना दे दिया जाता है। तो सेम भैया जब सब कुछ प्लस हो रहा है तो एक n बगल वाले को दे दो, 5 ने अपना 2 ले लिया, 3 ने अपना 2 ले लिया। अगर सेपरेट होना चाह रहे हैं तो कर दो। तो u1 प्लस u2 प्लस u3 डॉट 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 un आपने डिवाइड कर दिया n से अलग सेपरेट दे दिया, और a टाउ 1 टाउ 2 डॉट 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 टाउ 1 बाई n अलग दे दिया। जब इसको सॉल्व करोगे मेरे भाई तो भाई वापस से वहीं पहुंच जाओगे जहां से आए थे, कोई दिक्कत नहीं है। u1 u2 un अलग ले लिया, a टाउ 1 a टाउ 2 a टाउ 1 अलग ले लिया, a कॉमन ले लिया, तो टाउ 1 टाउ 2 डॉट 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 टाउ 1 बाई n इतना बचा। क्लियर है, नोट कर लो भाई पहले, फिर आगे बढ़ता हूं। ठीक है, अब याद करो इक्वेशन 1 कि जो थर्मल वेलोसिटी का एवरेज था वो तो जीरो आया था, u1 वेक्टर प्लस u2 वेक्टर प्लस u3 वेक्टर प्लस u4 वेक्टर प्लस u5 वेक्टर डॉट 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 un वेक्टर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि n कितना आया था, एवरेज जीरो। तो भैया ये तो हो गया जीरो, बचा कौन, a टाउ, कितना बचा a टाउ। और वेयर टाउ क्यों लिख दिया मैंने, टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3, टाउ 1 जो टाइम लगा एक इलेक्ट्रॉन को, टाउ 2 जो इलेक्ट्रॉन को दूसरे को लगा टाइम, टाउ 3 जो तीसरे इलेक्ट्रॉन को लगा, टाउ 4 जो चौथे इलेक्ट्रॉन को लगा, टाउ n जो nth इलेक्ट्रॉन को लगा। भैया सबका टाइम कैसे लूं अलग अलग, इनका एक एवरेज ले लो, कितना ले लिया टाउ, इनका एवरेज ले लिया मैंने टाउ, तो इन सबका एवरेज ले लिया मैंने टाउ। तो वेयर मैंने लिख दिया टाउ इक्वल टू टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 डॉट 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 टाउ 1 डिवाइडेड बाई n। इनका एवरेज टाउ ले लिया, इज द एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन। क्लियर है, तो 0 प्लस a टाउ याद रखना, टाउ क्या है, एवरेज जो टाइम लगा सबको सारे इलेक्ट्रॉन को, तो वो मैंने यहां मेंशन भी कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। द एवरेज टाइम दैट elapses between two successive collision of an electron is called relaxation time। यानी कि जो टाइम लगता है ना दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच में उसे रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, यानी कि टाउ। ठीक है, तो ये डेफिनेशन भी होगी, याद रखना, द एवरेज टाइम दैट elapses between two successive collision of an electron is called relaxation time। जो टाउ चल रहा है ना उसे रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। क्लियर है, ठीक है, ये डेफिनेशन थी इसलिए आगे बीच में। फॉर मोस्ट कंडक्टर इट इज द ऑर्डर ऑफ 10 to the minus 14 सेकंड। ठीक है, जो बोल रहा है कि जो टाइम लगता है ना एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे किसी पार्टिकल से टकराने में, इतना लगता है, बहुत ज्यादा कम है मेरे भाई, विकट का कम, 10 to the power minus 14 सेकंड, 1-2 सेकंड भी नहीं, 10 की पावर minus 14 सेकंड। ठीक है मेरे भाई, आगे द वेलोसिटी गेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग दिस टाइम इज, अभी अभी हमने देखा कितना आया था हमारा, vd इक्वल्स टू a वेक्टर टाउ, ये तो आई थी vd यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो तो जीरो ही बन गया था एवरेज, जो हमारी एवरेज थर्मल वेलोसिटी थी वो तो जीरो ही बन गई थी, प्लस a टाउ। तो यहां से इन्होंने बोल दिया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो एक इलेक्ट्रॉन की होगी, एक एवरेज होगा इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का, वो इक्वल होगा a वेक्टर जो एक्सीलरेशन हुआ, और टाउ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, यानी कि जो जितना भी इलेक्ट्रॉन को अलग अलग टाइम लग रहा था, टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3 टाउ 4 टाउ 5 टाउ 6 टाउ 7, उन सब का एवरेज यानी कि टाउ वो इतना होगा। क्लियर है, अब a का फॉर्मूला आपको याद है, पहले मैंने लिखा था a इक्वल्स टू f अपॉन m, याद हो तो, और f इक्वल्स टू क्या लिख दिया था मैंने, माइनस का e अपॉन m, याद आया, a इक्वल्स टू क्या था, f अपॉन m फोर्स डिवाइडेड बाय मास, और फोर्स कितना लग रहा था इलेक्ट्रॉन पे, माइनस ई बाई एम। तो पुट कर सकते हैं टाउ की उसकी एक ही जगह पुट कर दो कि माइनस का ई बाई एम और टाउ एज इट इज, तो आ जाएगा एक ही जगह क्या लिख दोगे, माइनस का ई बाई एम इनटू टाउ। देखो भैया आगे कि नहीं आ गया, ई ये रहा ई, टाउ टाउ इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाई एम एम, यानी ये आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, यानी माइनस ई वेक्टर
मल्टीप्लाई बाई टाउ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम मल्टीप्लाई बाई ई इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई एम। ये सिर्फ अकेला एक्सप्रेशन नहीं है, आप लोगों ने एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, वो अलग है। तो याद रखना डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशन है। जैसे हमने पावर पढ़ते थे ना, तुम्हें याद हो कि पावर इक्वल्स टू वी भी होता था, पावर इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर भी होता था, पी इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर भी होता था, डिफरेंट डिफरेंट पावर के एक्सप्रेशन से। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। तो सेम वही वाली बात है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक एक्सप्रेशन तो ये है माइनस का ई वेक्टर टाउ ई अपॉन एम, कोई और भी हो सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। फिलहाल ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहीं से ड्राइव होंगे सारे, यहीं पे हम ई की वैल्यू उठा के कुछ पुट कर देंगे, एक्सप्रेशन बदल जाएगा, एम की वैल्यू कुछ पुट कर देंगे, एक्सप्रेशन बदल जाएगा। तो इस तरीके से हम एक्सप्रेशन को बदल सकते हैं बाय अप्लाइंग या बाय पुटिंग द वैल्यूज। ठीक है, तो द पैरामीटर वीडी इज कॉल्ड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये पैरामीटर जो है आपका वीडी, वो क्या निकल के आया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल के आया। तो ये आपका एक्सप्रेशन था जो आपको याद रखना है। बाद में इनकी वैल्यू पुट करके इस एक्सप्रेशन को आगे पीछे बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो क्लियर मेरे भाई। तो आपको मैकेनिज्म ऑफ करंट इन अ कंडक्टर समझ आ गया, थोड़ा बहुत तो समझ आ ही गया होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो या कुछ सजेशन देना हो या फीडबैक देना हो तो मेरे भाई मोस्ट वेलकम है आप लोगों का कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में अपने नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच। आज हम पढ़ेंगे करंट डेंसिटी। ठीक है, तो करंट डेंसिटी आप लोगों ने देखो करंट को पढ़ा हुआ है कि करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। ठीक है, तो उसी से मिलता जुलता टर्म है करंट डेंसिटी। तो मन में सबसे पहला सवाल यही आता है करंट डेंसिटी की जरूरत क्यों पड़ रही है। तो थोड़ा सा मैं पहले फील करा देता हूँ करंट डेंसिटी की जरूरत क्यों पड़ रही है, फिर हम बात करेंगे। जैसे कि मान लो कि कोई अपन के पास कंडक्टर है, ठीक है, और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया डिफरेंट है, मतलब ये बड़ा है और ये छोटा है। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया डिफरेंट है। अब किसी भी कंडक्टर में से जो करंट फ्लो करता है वो तो सेम करता है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है भाई, इसमें से करंट फ्लो करेगा आई करंट। कितना करंट फ्लो करेगा, मान लिया आई करंट फ्लो करेगा। यहां से भी जो आई करंट फ्लो करेगा और यहां पे भी आई करंट होगा, करंट में कोई डिफरेंस नहीं आता, करंट कंडक्टर के थ्रू सेम ही निकलेगा आई करंट। ठीक है भाई, तो बात आती है कि कुछ तो यहां पे डिफरेंस होगा, कुछ तो अलग बात होगी। समझ रहे हो ना कि कुछ तो फर्क होगा, कि करंट तो है दोनों तरफ, लेकिन क्या डिफरेंस होगा। तो पहला तो हमें मोटा मोटा ये दिख रहा है कि भाई करंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो। करंट क्या होता है हमारा, करंट होता है इलेक्ट्रॉन का फ्लो। अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो करंट होता है तो एक बात बताओ, जो इधर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होंगे, क्योंकि करंट के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, या ऐसे कह लो इलेक्ट्रॉन फ्लो जिधर करते हैं उसके अपोजिट करंट होता है। करंट मैंने माना इधर फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहे होंगे। ठीक है भाई, तो तुम देख पा रहे हो यहां से ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे या यहां से ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। ऑब्वियसली यहां से ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, यानी जब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होंगे तो भाई यहां से ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकता है क्योंकि एरिया बड़ा है, यहां से कम इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, तो कुछ तो डिफरेंस होगा। तो इसीलिए हमें जरूरत पड़ती है करंट डेंसिटी की। इसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है, करंट डेंसिटी की। अब देखो नाम से ही फील आ गया कि करंट और कितना डेंस है, यानी डेंस मतलब उस एरिया की बात होती है, पार्टिकल पास पास है दूर दूर है, तो करंट उसकी डेंसिटी। ठीक है, तो फील आ गया कि करंट डेंसिटी हम क्यों पढ़ने वाले हैं, पहली बात। अब करंट डेंसिटी होता क्या है उसको समझेंगे। तो करंट डेंसिटी क्या होता है, द करंट डेंसिटी एट एनी पॉइंट। याद रखना करंट डेंसिटी किसी एक पॉइंट पर होती है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। देखो या तो करंट डेंसिटी तुम इस पॉइंट पर निकालोगे, या करंट डेंसिटी इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर, कहीं ना कहीं एरिया में निकालोगे ना। देखो डिफरेंट डिफरेंट एरिया है, तो करंट डेंसिटी किसी एक पॉइंट पर होगी, उस पॉइंट पर चेक किया जाएगा यहां पर कितना करंट फ्लो कर रहा है पर यूनिट एरिया में। ठीक है, तो करंट डेंसिटी एट एनी पॉइंट इनसाइड अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज द करंट डेंसिटी at any point inside a conductor is defined as the amount of charge flowing per second। यानी कि करंट आ गया, amount of charge flowing per second means current through a unit area held normally in the direction of flow of charge at that point। यानी कहने का मतलब है, या तो ये कह लो कि करंट पर यूनिट एरिया इज नोन एज द करंट डेंसिटी, यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है यूनिट एरिया में, या इलेक्ट्रिक करंट वर्ड नहीं बोलना तो पूरा इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन बोल दो कि द चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इन यूनिट एरिया, द चार्ज फ्लोइंग इन 1 सेकेंड पर यूनिट एरिया इज नोन एज करंट डेंसिटी। तो वही बोला है कि चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू अ यूनिट एरिया हेल्ड नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ चार्ज एट दैट पॉइंट। यानी किसी भी पॉइंट पर जो करंट डेंसिटी होगी वो होगा फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, या बोल दो सिंपल करंट पर यूनिट एरिया। इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया इज नोन एज करंट डेंसिटी। क्लियर है, डेफिनेशन को नोट कर लेना आगे। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी हैविंग द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द मोशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, या कह सकते हो करंट, क्योंकि मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन होता है करंट का। तो कह रहे हैं ये कि जो करंट डेंसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी, और आप लोगों को पता है इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, तो ये भी दोनों में बड़ा डिफरेंस आ गया कि इलेक्ट्रिक करंट तो स्केलर क्वांटिटी है, बट करंट डेंसिटी आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है हैविंग द सेम डायरेक्शन। अब भाई वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन की भी बात आएगी, तो इसका डायरेक्शन सेम होता है जो करंट डायरेक्शन होता है। करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो करंट डेंसिटी डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में होगी। ठीक है मेरे भाई, इट इज डिनोटेड बाई जे। याद रखना
जे वेक्टर करंट डेंसिटी को जे से डिनोट करते हैं, इससे करंट को आई से डिनोट करते थे ना जैसे अपन, वैसे ही करंट डेंसिटी को कैसे करते हैं, जे से, इट इज डिनोटेड बाय जे वेक्टर। नोट करना हो नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे बात आती है, इफ अ करंट आई फ्लोइंग यूनिफॉर्मली एंड नॉर्मली थ्रू एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए ऑफ कंडक्टर, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट डेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन एरिया विल बी। तो बात आती है, हम लोगों ने ये तो पढ़ लिया करंट डेंसिटी क्या है, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। अब बात आती है करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी, वो भी क्लियर हो गया डायरेक्शन में, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, करंट डेंसिटी का अमाउंट कैसे निकालेंगे, करंट डेंसिटी कम है या ज्यादा है ये कैसे बताएंगे, ये कैसे बता पाएंगे जब हमारे पास कोई फॉर्मूला होगा, कोई मैग्नीट्यूड निकालने के लिए एक्सप्रेशन होगा। ठीक है भाई, तो बात आती है कैसे निकालेंगे, तो उन्होंने माना कि करंट आई फ्लो कर रहा है यूनिफॉर्मली, ठीक है, एंड नॉर्मल थ्रू एन एरिया क्रॉस सेक्शन, किसी भी एरिया क्रॉस सेक्शन से नॉर्मल। ठीक है भाई, आई करंट फ्लो कर रहा है, ये कोई हमने ले लिया एरिया, ठीक है भाई, यहां से फ्लो कर रहा है, एरिया कैसा है, परपेंडिकुलर है करंट के, ठीक है, जैसे कि मान लो ये एरिया है और करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो परपेंडिकुलर हुआ कि नहीं हुआ ये, ठीक है, परपेंडिकुलर, करंट इधर फ्लो कर रहा है, एरिया आपका ये रहा। ओके, I current flowing uniformly and normally through an area of cross section A of a conductor. Okay. Then the magnitude of current density at any point of this cross section. तो जो current density का magnitude होगा इस cross section के किसी भी point पर कंडक्टर के अंदर, वो कितना होगा, इन्होंने बोला J कस्ट, हमने क्या बोला था, I upon A, यानी चार्ज पर यूनिट टाइम Q upon T upon A या I upon A। तो याद रखना करंट डेंसिटी क्या है, करंट पर यूनिट एरिया, जो करंट फ्लो कर रहा है पर यूनिट एरिया में, चाहो तो करंट की खुद का एक फॉर्मूला होता है इक्वल टू Q upon T, वो पुट कर दिया Q upon T upon A, चॉइस इज योर्स। क्लियर है, यानी J इज इक्वल टू आई अपॉन ए, जितना आपका करंट का अमाउंट है पुट कर दो, जितने एरिया में होके निकल रहा है पुट कर दो, आपको करंट डेंसिटी पता चल जाएगी, यानी कि J उसका मैग्नीट्यूड। यहां तक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इफ द एरिया ए इज नॉट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, अब ये मुद्दा अच्छा है कि अगर एरिया परपेंडिकुलर नहीं है डायरेक्शन ऑफ करंट के, यानी कि ये वाला एरिया तो ये है, या इसे ऐसे बोल सकते हो एरिया परपेंडिकुलर नहीं है। देखो एरिया परपेंडिकुलर मतलब क्या है कि भाई जो एरिया है वो करंट के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये और ये, ठीक है भाई, या ऐसे बोल दो एरिया वेक्टर होता है, एरिया जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी है, उसका डायरेक्शन किधर होता है, एन कैप मान लो इस डायरेक्शन में, तो या ऐसे कह लो कि जो आपका एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन का कंपोनेंट है वो करंट की डायरेक्शन में होना चाहिए। अपनी बात को कैसे भी कह सकते हो। अब आगे की कहानी है कि अगर ये वाला केस तो क्लियर है कि J कस्ट होता है आई अपॉन ए, J कस्ट होता है आई अपॉन ए जब हमारा एरिया परपेंडिकुलर है, जहां से चार्ज फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, लेकिन अगर मान लो परपेंडिकुलर नहीं है तो वही बात आई है, इफ द एरिया ए इज नॉट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी डायरेक्शन ऑफ करंट के एरिया परपेंडिकुलर नहीं है, क्या करेंगे, जैसे अब मान लो कि ऐसे करके है, इस तरीके से कुछ है हमारा, ठीक है, इसका यूनिट वेक्टर है इस तरफ एन कैप, ठीक है, और जो करंट फ्लो कर रहा है इसमें से, इसको ऐसे मान लेते हैं कुछ भी, ठीक है, जो करंट फ्लो कर रहा है वो इस तरफ कर रहा है, ठीक है, आई। अब एक बात बताओ, हमने क्या कंडीशन बोली थी कि जिधर आपका करंट फ्लो करे, यानी कि आई, जिधर आपका करंट फ्लो करे उसी डायरेक्शन में आपका एरिया का जो डायरेक्शन है वो वाला होना चाहिए वेक्टर, तो भाई यूनिट वेक्टर इधर होना चाहिए डायरेक्शन, तो एन कैप, लेकिन यहां तो नहीं है, इधर तो आई वेक्टर इधर है, यानी कि आई वेक्टर नहीं, करंट का डायरेक्शन तो इस तरफ है, और जो एरिया वेक्टर है उसका डायरेक्शन उस तरफ है। तो क्या करेंगे हम, तो हम बोल रहे हैं कि हम वही कंपोनेंट लेंगे जो इस एरिया यूनिट वेक्टर जो है एरिया की डायरेक्शन का, उसके दो कंपोनेंट होंगे, यानी जो कंपोनेंट उसका करंट की डायरेक्शन में होगा हम उसी कंपोनेंट को पकड़ेंगे। यानी आप लोगों को पता है कि अगर ये एंगल थीटा बन रहा है तो यहां से जो एन कैप है इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, एक हो जाएगा वर्टिकल जिसे हम बोलेंगे एन साइन थीटा, एक हो जाएगा हॉरिजॉन्टल जिसे हम बोलेंगे एन कॉस थीटा। तो जो एन वेक्टर है, जो एन कैप है, इसका एक दो कंपोनेंट हो गए, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। हमने क्या बोला था, हम सिर्फ और सिर्फ एरिया का वो कंपोनेंट लेते हैं जो कि करंट की डायरेक्शन में होता है। क्लियर है, तो जो एन कॉस थीटा यानी एन का कौन सा वाला कंपोनेंट लेंगे, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्योंकि हमारी कंडीशन ये थी कि जो करंट है उसी डायरेक्शन में एरिया का डायरेक्शन होना चाहिए, यानी एरिया का यूनिट वेक्टर उसी डायरेक्शन में होना चाहिए। तो हम क्या ले लेंगे, एन कॉस थीटा। बिल्कुल क्लियर है, तो सिंपल आगे की बात वही है कि अगर मान लो आगे की बात बोलिए, एंड द नॉर्मल टू दिस एरिया मेक एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी जो नॉर्मल है एरिया का नॉर्मल क्या है, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर, ये एरिया है, इसका नॉर्मल क्या हो गया, इसका नॉर्मल ये हो गया 90 डिग्री, इसका नॉर्मली तो हुआ ये 90 डिग्री। अब देखो एक बात बताओ, इसका नॉर्मल कहाँ होता, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में है तो इसका नॉर्मल इस डायरेक्शन में है, यानी इस साइड 90 डिग्री बना रहा है, समझ रहे ना, कि कोई चीज ऐसे ना हो के पहले तो मान लो ये है, इसका 90 डिग्री क्या होगा, ये होगा करंट, लेकिन अब ये ऐसे ना हो के ऐसे है, अब समझ लो ऐसे है उल्टा। तो एक बात बताओ, अब ये ऐसे हो गया, लेकिन करंट कहाँ फ्लो कर रहा है, करंट अभी भी ऐसे ही फ्लो कर रहा है, तो जो ये वाला एरिया हो गया मेरा, यू ना होके यू एरिया जो है ये मुड़कर अब इसका कंपोनेंट हो गया परपेंडिकुलर ये वाला। पहले कैसा था, जब यू सीधा था तो ये वाला था, और करंट भी इधर फ्लो कर रहा था, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, करंट भी इसी डायरेक्शन में और इसका जो एरिया वेक्टर है वो भी इसी डायरेक्शन में। लेकिन अब ये क्रॉस सेक्शन एरिया ऐसे ना रह के ऐसे हो गया उल्टा, अब ऐसे हो गया तो अब इसका जो परपेंडिकुलर लाइन होगी या इसका जो वेक्टर डायरेक्शन हो गया एरिया का वो हो गया इस तरफ, और करंट अभी फ्लो कर रहा है इस तरफ।
तो हमने बोला कि इस वाले का दो कंपोनेंट होंगे, एक वर्टिकल कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो हम इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे, या कहने का मतलब है जो करंट की डायरेक्शन में होता है एरिया वेक्टर का कंपोनेंट वही लिया जाता है, तो इसलिए हम n cos थीटा लेंगे। बात समझ आ गई है? ठीक है भाई। तो बोल रहा है देन द कंपोनेंट ऑफ ए, इन्होंने उसे ए मान लिया, मैंने वहां n मानना है। ठीक है, जो मैंने n माना है इन्होंने वो a माना है, क्योंकि एरिया है तो a से नोट कर दिया, मैंने n मान लिया था, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। या इसे n मान लो या और a मान लो। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, अगर वो n ना मान के a मानोगे तो इधर हो जाएगा a cos थीटा। क्या हो जाएगा, a cos थीटा, ऊपर हो जाएगा a sin थीटा। यहां तक बात क्लियर है? a cos थीटा a sin थीटा। तो हम कौन सा वाला कंपोनेंट लेंगे, जो हमारा करंट की डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन में, यानी कि a cos थीटा। तो a यानी इक्वल्स टू a cos थीटा। यहां तक बिल्कुल क्लियर है? नोट करना, नोट कर लो, वीडियो पॉज करके फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट डेंसिटी होता है करंट पर यूनिट एरिया। तो J इक्वल्स टू I अपॉन AN। इन्होंने AN क्यों लिया, क्योंकि अभी वही वाली बात की थी ना, जो ये वाला डायरेक्शन था, ये तो हो गया था A वेक्टर इधर और करंट फ्लो कर रहा था इस तरफ। तो भाई हम तो इसका वो वाला कंपोनेंट लेंगे ना जो करंट की डायरेक्शन में होगा। तो हमने क्या किया था, हमने इसके दो कंपोनेंट कर दिए थे, एक तो इधर कर दिया था और एक हमने इस तरफ कर दिया था। तो इधर वाला मिला था मैं a cos थीटा, क्योंकि इधर से एंगल बनना था थीटा, इधर बन लिया था मैं a sin थीटा। ठीक है, तो इसे इन्होंने an बोल दिया था। क्या बोल दिया था, an। तो I अपॉन AN, यानी I अपॉन कौन सा कंपोनेंट लेंगे, ये तो लेंगे नहीं, और ये पूरा एरिया ले नहीं सकते, हम सिर्फ लेंगे a cos थीटा। तो I अपॉन a cos थीटा इज इक्वल टू J। अगर यहां से मैं I की वैल्यू निकालूं तो क्या निकलेगी, मल्टीप्लाई कर दूंगा तो I इक्वल टू J a cos थीटा निकलेगी। I इक्वल टू J a cos थीटा। अब आप लोगों को एक चीज याद होगी, अगर कहीं पर a b cos थीटा लिखा है तो किसको नोट करता था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, याद है कि नहीं, डॉट प्रोडक्ट को डिनोट करता था, ए बी कॉस थीटा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो क्या मैं जे कॉस थीटा को जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, भाई बिल्कुल लिख सकता हूं। तो जे कॉस थीटा बन गया जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो फॉर्मूला बन गया आई इक्वल्स टू जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर, जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर, याद रखना। और यहां से प्रूफ ये भी हो गया करंट स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट हमेशा स्केलर मिलता था। तो जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल्स टू आई आ रहा है, यानी कि डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट स्केलर तो करंट भी स्केलर। तो हमें ये भी प्रूफ हो गया यहाँ पे कि जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। बिल्कुल बात क्लियर है मेरे भाई? आपको करंट डेंसिटी बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। करंट डेंसिटी में याद क्या रखना है कि अगर एरिया परपेंडिकुलर है करंट के, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा लगा दो करंट पर यूनिट एरिया। बस ध्यान देने वाली बात ये है कि करंट तो इसी डायरेक्शन में है, लेकिन जो एरिया है वो अब ऐसे हो गया। तो करंट तो ये इधर ही है, लेकिन एरिया हो गया ऊपर की तरफ। तो हमें कौन सा वो लेना होता कंपोनेंट जो हमारे करंट की तरफ हो, एरिया का हमें वो कंपोनेंट लेना होता है जो करंट की तरफ हो। क्लियर है? तो इसीलिए हमारा जे ए cos थीटा। अगर परपेंडिकुलर है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एरिया और करंट परपेंडिकुलर है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं। दिस इक्वेशन अगेन शोज दैट इलेक्ट्रिक करंट बीइंग स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज अ स्केलर क्वांटिटी, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है मेरे भाई, आगे बात करते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी इज एम्पियर पर स्क्वायर मीटर। जो एसआई यूनिट होती है करंट डेंसिटी की वो होती है एम्पियर पर स्क्वायर मीटर। ये तो सिंपल आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। जे कष्टू क्या था, जे कष्टू था आई अपॉन ए, ये तो था फॉर्मूला आई अपॉन ए। तो हमें पता है कि फिजिक्स के अंदर जिसकी भी आपको ऐसा यूनिट निकालनी होती है उसके फॉर्मूले के अंदर जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी यूज होती है उनको अपनी अपनी ऐसा यूनिट में रख दो, आपको रिजल्ट अपने आप ऐसा यूनिट में मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो आई एम्पियर, एरिया मीटर स्क्वायर, दुनिया जानती है एरिया पर मीटर स्क्वायर, एरिया पर स्क्वायर मीटर। तो करंट डेंसिटी की आप कैसे हो गई, एम्पियर, एरिया बोल रहा हूं, आई एम सॉरी। ठीक है, एरिया नहीं एम्पियर, इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट की बात हो रही है। ठीक है, ऐसे करंट डेंसिटी एम्पियर पर स्क्वायर मीटर, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट कैसे क्या हो गई एम्पियर, और आपका जो एरिया हो गया वो क्या हो गया स्क्वायर मीटर, तो एम्पियर पर स्क्वायर मीटर। ओके, ये करंट डेंसिटी की बात हो गई। आगे अब एक नया टर्म आता है कंडक्टेंस। ठीक है, कंडक्टेंस क्या होता है पहले थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। आप लोगों ने किसी भी कंडक्टर का कंडक्टर कंडक्टेंस कंडक्टर कंडक्टेंस कुछ कुछ रिलेशन मिल रहा है, यानी कंडक्टर से ही रिश्ता है कंडक्टेंस का। हाँ भाई वही है। अब देखो कंडक्टर आपने पढ़ा था कंडक्टर जो भी होता है या रजिस्टर होता है उसके अंदर एक रेजिस्टेंस होता है। अगर कंडक्टर ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस करे, रुकावट ज्यादा प्रोड्यूस करे, तो क्या कहते थे भैया इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। अगर कम प्रोड्यूस करे तो कह देना कंडक्टेंस ज्यादा है। भैया कंडक्टर है तो कंडक्टेंस होना चाहिए ना उसका, कंडक्टर क्या होना चाहिए, कंडक्टेंस होना चाहिए, रेजिस्टेंस कम से कम होना चाहिए। तो अगर रेजिस्टेंस कम हो तो कह देना कंडक्टेंस ज्यादा है, रेजिस्टेंस ज्यादा हो तो कह देना कंडक्टर का कंडक्टेंस कम है। तो वही होता है जस्ट रेसिप्रोकल, कुछ नहीं है, एक नया टर्म है रेसिप्रोकल। तो कंडक्टेंस क्या है लिख लो, द कंडक्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज द ईज विद विच इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू इट, इट इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स रेजिस्टेंस एंड इज नोटेड बाय जी। यानी इन्होंने कहा है कि कंडक्टेंस आपका एक कंडक्टेंस कंडक्टर का होता है जो कि बताता है कि इलेक्ट्रिक करंट कितनी आसानी से जा सकता है। अगर इलेक्ट्रिक करंट आसानी से जा सकता है तो इसका रेजिस्टेंस कम होगा, यानी कंडक्टेंस ज्यादा है। अगर आसानी से नहीं जा पा रहा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, कंडक्टेंस कम है। ओके ठीक है,
तो रेसिप्रोकल होता है, इसको डिनोट करते हैं जी से। कंडक्टेंस को कैसे डिनोट करते हैं? जी से। तो कंडक्टेंस इक्वल्स टू क्या बोला? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो जी इक्वल्स टू हो गया 1/r। याद रखना, कंडक्टेंस इक्वल्स टू 1/r। और अब बात आ जाती है कि भाई इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, यानी कि इसको जो मेजर करेंगे, इसका जो मैग्नीट्यूड लिखेंगे, उसके पीछे यूनिट क्या लगाएंगे? तो सेम यहीं से निकाल लो। 1 रेजिस्टेंस क्या होती है? ओम। तो इनकी क्या क्या यूनिट हो सकती है वो सुनो। पर ओम क्या हो सकती है? तो पर ओम, यानी ओम -1 पहली पर ओम। या फिर ये जो कंडक्टेंस है ना हमारा कंडक्टेंस, इसको उल्टा लिख देते हैं। जैसे कहते हैं ये ओम है, पर ओम है, इसको ही उल्टा कर दो, अपने आप बन जाएगी यूनिट। यानी कि ये बोल देते कभी महू, MHO, OHM उल्टा कर दिया, देखो M फिर H फिर O उल्टा कर दिया। तो महू, महू लगा रहे हो तो -1 नहीं लगाने की जरूरत, क्योंकि तुमने ओम को ही उल्टा कर दिया। तो एक यूनिट ये हुई ओम पर मीटर, ये ओम पर ओम भी बोल सकते हैं, महू भी बोलते हैं, और एक और बोलते हैं साइमंस। ठीक है, एस से नोट करते हैं। तो इसके 3 है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टेंस या तो बोलो पर ओम, या बोलो महो, या बोलो साइमंस, SIEMENS साइमंस। क्लियर है? तो ये वाली बात हो गई हमारी मेरे भाई कंडक्टेंस की। नेक्स्ट है हमारा कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी हमारा सेम, जैसे कंडक्टेंस हमारा रेजिस्टेंस के साथ रिलेशन में था, सेम कंडक्टिविटी हमारा रजिस्टिविटी के साथ रिलेशन में है। क्लियर है? यानी कि रजिस्टिविटी ही हमारी बताएगी किसको? कंडक्टिविटी को। जैसे रेजिस्टेंस कंडक्टेंस का उल्टा, कंडक्टिविटी रजिस्टिविटी की उल्टी। ठीक है, तो द रेसिप्रोकल ऑफ द रजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज कॉल्ड इट्स कंडक्टिविटी एंड इज नोटेड बाई सिग्मा। कंफ्यूज मत होना, तुम कहो सर ये तो सिग्मा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का था। सिग्मा था सरफेस चार्ज डेंसिटी का। तो सर यहाँ क्यों यूज कर रहे हो मेरे भाई? ऐसे कंफ्यूज मत होना, फिजिक्स के अंदर फॉर्मूला एक से ज्यादा क्वांटिटी के लिए भी यूज हो जाता है। तो यहाँ पर सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी नहीं है, चैप्टर 1 या 2 में था सरफेस चार्ज डेंसिटी, यहाँ पे सिग्मा है कंडक्टिविटी। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, पहले बता दे रहा हूँ। ये सिग्मा क्या है इस चैप्टर के अंदर, यहाँ रिलेशन की बात हो रही है कंडक्टिविटी। ठीक है, सिग्मा किसके लिए यूज हुआ है? कंडक्टिविटी। और दूसरी बात क्या है कि एक ही सिंबल एक या एक से ज्यादा क्वांटिटी के लिए काफी जगह यूज हुआ है फिजिक्स में, और होता रहता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा? 1/रजिस्टिविटी, यानी सिग्मा इक्वल्स टू 1/रो। सिग्मा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरे भाई? 1/रो, जस्ट उसका रेसिप्रोकल है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसकी एसआई यूनिट क्या होगी। रजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या थी? ओम मीटर। क्या थी? ओम मीटर थी। तो ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी क्या क्या हो जाएगी? देखो पर ओम पर मीटर, या तो पर ओम पर मीटर कर दो, ओम -1 मीटर -1 सिंपल, क्योंकि इसका ही तो उल्टा है। और इसकी क्या थी रजिस्टिविटी की? ओम मीटर, तो पर ओम पर मीटर, या उल्टा कर दो महो पर मीटर, ओम को उल्टा कर सकते हैं, उन्होंने लागू कर रखा है MHO, OHM, ओम को उल्टा कर दिया महो पर मीटर को, एजिटेटिव लिख दो, या तो महो पर मीटर बोलो, या फिर साइमन पर मीटर। साइमन पर मीटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब हमने ओम को यानी कंडक्टेंस की बात की थी, वहां पे क्या लिख दिया था? महो को साइमन, तो साइमन पर मीटर भी बोल सकते हैं, साइमन पर मीटर। क्लियर है? तो ये वाली बात हो गई किसकी? आपकी कंडक्टिविटी की। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, काफी सिंपल सिंपल टर्म है, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी और करंट डेंसिटी। क्लियर है मेरे भाई? फिर अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।